तो लास्ट एपिसोड में देखते कि आलोंग और लूफी अब दोनों तैयार है एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। तो ये आलोंग आर्क का पार्ट 5 है। इसमें हम कवर करने वाले हैं एपिसोड 42, 43 एंड 44 को। जोरो, सांजी, नामी और पूरे गांव वालों की नजर है अब इस फाइट के ऊपर, क्योंकि इसी फाइट के ऊपर पूरे ईस्ट ब्लू का फ्यूचर डिपेंड करता है। आलोंग लूफी से कह रहा होता है कि तुम इंसान किसी भी काम के नहीं हो, यहाँ तक कि तुम लोग एक पत्थर को अपने दांत से तोड़ भी नहीं सकते। लूफी सामने पड़े पत्थर को अपने पंच से तोड़ देता है और कहता है पत्थर को तोड़ने का एक ही तरीका नहीं होता आलोंग। आलोंग लूफी से कहता है कि तू इतना कमजोर है कि तू अपने आप को बचा भी नहीं सकता। लूफी कहता है और इसीलिए मुझे लोगों की मदद चाहिए। लूफी सामने पड़ी तलवारों को उठा के आलोंग के ऊपर मारने लगता है, भले उसकी कोई हिट लग नहीं रहा था। आलोंग बड़ी आसानी से उसकी एक तलवार को उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है और दूसरी तलवार को अपने दांत से तोड़ देता है। लूफी फिर भी रुकता नहीं है और एक पंच भर के उसके मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से आलोंग बहुत नीचे गिर जाता है और उसके दांत टूट जाते हैं। लूफी कहता है हाँ मैं मानता हूँ, मुझे तलवार चलाना नहीं आता, मुझे नहीं पता समुद्र में सफर कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता खाना कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता झूठ कैसे बोलते हैं, और ये मैं मानता हूँ कि मैं उनकी मदद के बिना नहीं रह सकता। आलोंग कहता है कमजोर, कितना कमजोर है तू, इस पूरी दुनिया में तू कर भी क्या सकता है। लूफी कहता है मैं तुझे हरा सकता हूँ। आलोंग कहता है मैं एक शार्क हूँ और मेरे दांत बार बार आते रहते हैं, नए दांत पिछले वालों से कई गुना बेहतर होते हैं। हम देखते हैं आलोंग के दांत दोबारा जमने लगते हैं। आलोंग अपने दांत को दोबारा निकालते हैं एंड वो दांत दोबारा जमने लगते हैं। आलोंग हंसता है और कहता है ऊपर वाले ने हमें ये काबिलियत दी है, अब शायद तुझे पता चल रहा होगा तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। आलोंग अपने दांतों को हाथ में लेता है और लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है। हम देखते हैं वो अपने दांतों से लूफी को मारे जा रहा था, लेकिन जब सही में हम देखते हैं तो वो लूफी नहीं था, उसने एक फिशरमैन को कवच बना दिया था और खुद बच गया। ये देख के आलोंग को बहुत गुस्सा आता है। आलोंग अपने दांतों को दोबारा हाथ में लेता है और लूफी के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, तभी लूफी कहता है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। आलोंग लूफी के ऊपर दांतों से हमला करता है, लेकिन लूफी अपनी एक किक से आलोंग को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके दांत निकल जाते हैं। आलोंग कहता है तूने जो भी किया उसका कोई फायदा नहीं। तभी हम देखते हैं लूफी ने वो शार्क वाले दांत अपने दांतों में लगा दिए और कहता है मेरे पास भी तेरे जैसे दांत हैं। लूफी के इस खुरापाती आइडिया को देख के बाकी गाँव वाले बहुत शॉक्ड हैं। आलोंग को गुस्सा आता है और कहता है कब तक, आखिर कब तक तेरा ये मजाक चलने वाला है। और वो लूफी के ऊपर डायरेक्ट हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो एक के बाद एक उस पे अटैक करते जा रहा था। लूफी भी उन दांतों की मदद से आलोंग के कंधे पे हमला करता है और पूछता है कैसा लगा अपने दांतों से अपने आप को काटना। आलोंग कहता है ये हमला तब कारगर होता है जब तेरा जबड़ा ताकतवर हो। खैर तेरा जबड़ा उतना ताकतवर नहीं। इतना सब कह के आलोंग लूफी के हाथ पे बहुत तेज से काटता है। लूफी दर्द से चीख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना लात ऊपर उठाता है और आलोंग को जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसके दांत खुल जाते हैं एंड लूफी अपने आप को बचा लेता है। लूफी और आलोंग दोनों जमीन पे पड़े हुए थे, लेकिन आलोंग उठता है और हंसता है, और फिर जब लूफी उठता है तो देखता है कि आलोंग वहाँ पे नहीं था। लूफी का जब ध्यान पानी में जाता है तो वो देखता है आलोंग पानी में ही था। आलोंग कहता है एक बार मैं पानी में चला गया, फिर मेरी रफ्तार को टक्कर देने वाला कोई नहीं। वो पानी से एकदम अचानक से निकलता है और किसी को कुछ समझ भी नहीं आता, उससे पहले लूफी जमीन पर गिर गया था। आलोंग का ये हमला बहुत खतरनाक था। हम देखते हैं आलोंग दूसरे फ्लोर पे था। वो वहाँ से निकल के कहता है वाह तू मेरे वार से बच गया, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन जितना तू बचेगा उतनी बार तो अपनी मौत को अपने आंखों के सामने देखेगा। और आलोंग बिना कुछ कहे उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लूफी इन हमलों से कई बार बचता भी है, लेकिन एट द एंड आलोंग का वो हमला लूफी को हिट कर जाता है। सब लोग लूफी को छिपने के लिए कह रहे थे क्योंकि आलोंग का वो हमला बहुत खतरनाक था, लेकिन लूफी कहता है नहीं मैं छिपना नहीं चाहता, बल्कि मैं उसे पकड़ के उसकी नाक तोड़ दूंगा। ओए बाहर आजा शार्क। आलोंग कहता है तुझमें बहुत हिम्मत है, या तो तू मान चुका है, अगर तू भाग भी गया तो मुझसे नहीं बच पाएगा। लूफी अपनी उंगली को खींचता है और कहता है आजा आलोंग। आलोंग दोबारा उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार लूफी ने उसको पकड़ लिया था। अब लूफी और आलोंग दोनों जाके बिल्डिंग पे लड़ जाते हैं।
लूफी नीचे गिर रहा था और उसके ऊपर आलोंग अटैक करने वाला था कि लूफी अपने उंगलियों को बढ़ा के गोमो गोमो फिंगर नेट यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी उंगली एक जाले की तरह बन जाती है, जिसमें आलोंग फंस जाता है और वो जमीन पर गिरने लगता है। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, लूफी अपने पैर को बड़ा करके उसको बहुत तेज किक मारता है, जिसकी वजह से आलोंग का जो हाल हुआ था उससे लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं होता। वो उठता है और लूफी को एकदम गोल गोल घुमा के फेंक देता है। खैर, इससे लूफी को चोट तो नहीं लगता, लेकिन हमें पता चल रहा था कि आलोंग के अंदर कितना गुस्सा भरता जा रहा था। आलोंग अपना हाथ दीवार पे मारता है एंड हम देखते हैं वो अंदर से एक अपनी तलवार निकाल लेता है। वो देखने में इतना खतरनाक था कि अच्छों की फट जाए। वो अपनी तलवार को उठाता है एंड लूफी को मारने वाला होता है, लेकिन लूफी उससे बच के रूम के अंदर चला जाता है। वो पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ था। हमें पता लगता है कि ये रूम किसी और का नहीं, नामी का ही है। ये सारे मैप उसकी 8 साल की पूरी मेहनत है। आलोंग लूफी से कहता है सिर्फ इन सब चीजों की वजह से नामी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उसे खो नहीं सकते। आलोंग कहता है कि वो और नामी दोस्त हैं, लेकिन इस बात को सुन के लूफी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लूफी कहता है वो तेरी दोस्त नहीं, हमारी नेविगेटर है। आलोंग लूफी का मजाक उड़ाता है और कहता है अगर नामी तुझ जैसे पायलट के लिए काम करेगी तो उसके टैलेंट का डिसरिस्पेक्ट होगा। लूफी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और सामने पड़े एक पेन को देखता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। आलोंग अपनी तलवार को लूफी के गले के ऊपर रखता है और कहता है हाँ, फिशरमैन को तुम लोग छू भी नहीं पाओगे। इस दुनिया पे राज हमारा ही होगा और सबसे पहले हम ईस्ट ब्लू पे ही कब्जा करेंगे। लूफी अभी भी उसी पेन को देख रहा था। आलोंग उससे पूछता है क्या तो उस लड़की को हमारी तरह अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा? बस इतना सुनने की देर थी। लूफी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना पेन नीचे रखता है और आलोंग के ब्लेड को पकड़ के तोड़ देता है। लूफी कहता है तूने कहा तू उसका इस्तेमाल करता था, तेरे लिए नामी क्या मायने रखती है? आलोंग कहता है नामी भले वो एक तुच्छ प्रजाति हो, लेकिन है बहुत स्मार्ट। वो बहुत प्यारी लड़की है। मैं उसकी सारी जरूरतों को पूरा करूँगा, बस इसके बदले उसको मेरे लिए मैप बनाते रहना पड़ेगा। वो मेरे बहुत काम की चीज है, चीज नहीं दोस्त है। लूफी इतना सुनने के बाद सारी चीजों को बाहर फेंकने लगता है, टेबल, बुक शेल्फ और हर चीज को। इस चीज को नामी देख रही होती है। उसको याद आता है ये वही रूम है जहाँ पे आलोंग कई साल पहले उसको लेके आया था। आलोंग उसे जबरदस्ती मैप बनवाया करता था। वहाँ पे नामी हमेशा से बहुत अकेली थी और जब उसने पहले मेरे सान की ड्राइंग को भी बनाया तो आलोंग ने उसे फाड़ दिया। नामी का कोई भी दिन बिना नोजी को और पहले मेरे सान को याद किए बिना नहीं गुजरा। वो हमेशा उस कमरे में खुद को अकेला पाती थी। बैक इन प्रेजेंट इन सब को देख के नामी बहुत इमोशनल हो जाती है। जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं आलोंग लूफी का गला काट रहा होता है। लूफी आलोंग की नाक को पकड़ता है और तोड़ देता है और कहता है आखिरकार मुझे पता चल चुका है नामी को कैसे बचाना है। नामी इस कमरे की वजह से नहीं जा पा रही और अगर नामी यहाँ पे रहना नहीं चाहती तो मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। लूफी अपने पैर को उठा के बहुत बड़ा कर लेता है और यूज करता है बैटल एक्स नाम के एक मूव को। आलोंग भी लूफी पे अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन लूफी उसी बैटल एक्स को आलोंग के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से आलोंग की जो हालत खराब हुई है बता नहीं सकता मैं। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है एंड वो बहुत ज्यादा नीचे जाके जमीन पे पड़ जाता है। खैर, लूफी के इस अटैक की वजह से पूरी बिल्डिंग पे असर पड़ा था और देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है और पूरा आलोंग पार्क तबाह हो जाता है। सब लोग इस चीज को देख के शॉक थे, लेकिन उनके दिमाग में बस लूफी का ही ध्यान था। सब लोग सोच रहे होते कि इस लड़ाई में जीता कौन, और सबसे मेन बात क्या लूफी जिंदा है। सूरज की रोशनी पड़ती है आलोंग पार्क पे एंड हम देखते हैं लूफी जिंदा है, जिसको देख के जॉनी, योसाकू और सब लोग खुश थे। लूफी उठता है और कहता है नामी। सबका ध्यान लूफी के ऊपर चला जाता है और फिर लूफी कहता है तुम मेरी दोस्त हो। इस बात को सुन के नामी बहुत इमोशनल हो जाती है। जोरो, उसोप, सांजी सब लोग खुश थे इस चीज को देख के, और गांव वाले तो बहुत ज्यादा ही। वो लूफी को पकड़ते हैं एंड हवा में उछालने लगते हैं। तो फाइनली कोकोयाशी विलेज और ये पूरा आइलैंड फ्री हो गया था आलोंग से। नामी सामने आती है और लूफी को उसकी टोपी लौटा देती है, लेकिन वहीं पे वो चूहे से दिखने वाला नेवी का बंदा सामने आ जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी सारी फाइट देखी, मुझे नहीं लगता था कि आलोंग कभी हारेगा भी, लेकिन क्योंकि आलोंग अब हार चुका है तो उसकी सारी संपत्ति
मेरे नाम है। खैर जोरो ज्यादा बकवास सुनता नहीं है और आके उसको धो देता है। नामी भी वहाँ पे आती है और अपना बदला भी पूरा करती है। उस नेवी वाले ने नोजिको को गोली से मारा, बेलेमिर-सान के बगीचों को खराब किया और इसी बात पे नामी उसको बहुत बुरी तरीके से डंडे से मारती है। फाइनली अब सब लोग खुश हैं। गेंसान मनी मन सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हमें एक पायरेट्स नहीं बचाया। जो कुछ भी हुआ था कोकोयाशी विलेज के साथ वो इतना आम बात नहीं था। उनके पूरे गांव के ऊपर आलोंग पायरेट्स ने हमला कर दिया था। बेलेमिर-सान को मारा, बाकी सभी लोगों को मारा, नामी को अपने साथ लेके गए, बहुत कुछ किया था और 8 साल बाद उनसे आज़ादी कोई आम बात नहीं है। खैर जिसने उसके साथ इतना बुरा किया था उसके साथ भी बुरा ही हुआ और अब शायद बेलेमिर-सान की आत्मा को शांति मिल जाएगी। हम देखते हैं वही चूहे से दिखने वाला नेवी वाला बंदा लूफी के बारे में कंप्लेन करता है, यहाँ तक कि वो ये भी सिफारिश करता है कि लूफी को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ा जाए और उसकी तस्वीर हर जगह पे पहुंचा दी जाए। खैर गांव के सभी लोग अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं और बहुत ज्यादा खुशी से पार्टी कर रहे होते हैं। वो अलग बात है, जोरो अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए दर्द सह रहा था। दूसरी तरफ नामी बेलेमिर-सान की कब्र के सामने बैठी हुई थी। वो गेंसान से पूछती है अगर बेलेमिर-सान जिंदा होती तो क्या वो मुझे पायरेट्स में ज्वाइन करने देती? गेंसान कहते हैं बिल्कुल नहीं। नोजिको कहती है अगर उन्होंने रोका भी होता तो तुम रुकती तो नहीं। नामी इस बात पे हंसती है और फिर गेंसान भी हंसते हैं। वो जाते जाते कहते हैं तुम लोग सही में बेलेमिर-सान की बेटियां हो। पूरा आइलैंड जश्न मना रहा था क्योंकि अब वो फ्री थे। गेंसान रात में बेलेमिर-सान की कब्र के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और कभी कभी तो लगता है मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। वहीं से लूफी गुजर रहा होता है और पूछता है ये किसी की कब्र है क्या? अरे ये जिसकी भी कब्र हो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। गेंसान कहते हैं कल से तुम्हारे साथ नामी सफर पे होगी और याद रखना अगर तुम्हारी वजह से उसकी स्माइल गई तो मैं तुझे ढूंढ के मारूंगा, समझ गया ना? लूफी कहता है हाँ समझ गया। नामी अपने कमरे में थी और वो जितने भी सामान को लूटी हुई थी वो सब गाँव वालों के लिए छोड़ के जा रही थी। नामी को लगता है पीछे बेलेमिर-सान बैठी हुई है। वो पीछे मुड़ती है और वो वहाँ पे बैठी हुई थी। नामी बेलेमिर-सान से कहती है अब सब खत्म हो चुका है, हमें 8 साल लग गए लेकिन अब हम आज़ाद हैं और मैं सोच रही हूँ मैं इस आइलैंड को छोड़ के जाऊँ। चिंता की बात नहीं है, सब ठीक होगा। जिनके साथ मैं जाने वाली हूँ वो बहुत अच्छे और ताकतवर है। मैं दुनिया घूमने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। मुझे पता तो नहीं मैं कब वापस आऊंगी यहाँ पे। और हम देखते हैं वहाँ पे बेलेमिर-सान नहीं होती, वो सिर्फ नामी का इमेजिनेशन था। नामी घर से बाहर जा रही होती है तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसे धक्का दिया। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। अच्छा सही बताना इस चीज को सुन के कितने लोगों को गूज़बम्प आया। अगले दिन सब लोग शिप को तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो अपने सफर पे जाने वाले हैं। जॉनी और योसाको को भी फाइनल बाय बाय करते हैं। हम देखते हैं नामी वहाँ पे आती है और कहती है शिप को चालू करो। नामी किसी को बिना कुछ कहे जाना चाहती थी। गेंसान कहते हैं हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे, लेकिन नामी सभी को साइड करते करते एंड में शिप के ऊपर चली जाती है। वो अपने कपड़े ऊपर करती है और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के वॉलेट गिर रहे होते हैं, मतलब नामी जाते जाते चोरी करके गई। खैर सब लोग इस बात पे गुस्सा कर रहे होते हैं। नामी सभी को फाइनल गुड बाय कहती है। गेंसान लूफी को देखते हैं और क्या हुआ वादा याद दिलाते हैं। लूफी को भी अपना वादा याद है। अगेन स्ट्रॉ हेड पायरेट्स असेंबल हो चुके हैं और अब वो नए सफर पे जाने वाले हैं और इसी के साथ आलोंग आर्क खत्म होता है। ये पूरा आर्क कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। आगे आने वाली चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब आलोंग पार से हटके हम जाने वाले हैं लॉकडाउन में। वही जगह है जहाँ पे पायरेट गैंग गोल्ड रोजर ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। वहाँ पे हम बहुत सारे पुराने विलन्स को दोबारा देखने वाले हैं और एक ऐसे कैरेक्टर को देखने वाले हैं जो कि वन पीस की दुनिया में एक मिस्ट्री है। एट द एंड सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक और चीज, मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो और बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी नेक्स्ट एपिसोड आए तब सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन सायोनारा।